हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अर्थव्यवस्था की दूसरी चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों राज्य एवं राष्ट्र की आय। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय, हेडिंग क्या देंगे? चैप्टर का नाम, दूसरा चैप्टर है अर्थव्यवस्था की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पहली चैप्टर पूर्ण रूप से सक्सेसफुली समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग चलेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय के तरफ, अर्थात ये हमारा बच्चों दूसरा चैप्टर है। ठीक है, दूसरा चैप्टर में हम बात करेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है। देखिए कितनी चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा बच्चों मुख्य बिंदु है वो है आय के बारे में जानेंगे। जब आय के बारे में जानेंगे तो उसके बाद जानेंगे कि हमारे राज्य की कितनी आय है, क्या आय है, किस तरह का आय है। ठीक है, यानी बिहार के आय के बारे में जानेंगे। फिर अपने राष्ट्र यानी भारत के आय के बारे में जानेंगे। क्लियर है आपको? जी सर बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई दिक्कत दिख रहा है ना? क्लियर। चलिए, तो राज्य एवं राष्ट्र की आय पर आने से पहले आपको हम बता दें कि आय कहते किसको है, आय होता क्या है। सबसे पहले हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। करें कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है। शारीरिक या मानसिक का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले एक बार परिभाषा को समझिए। करें जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, परिश्रम करने के बाद जो परिश्रम का फल मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ठीक है, जैसे अब दो बातें हैं हमने कहा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। ठीक है, अब शारीरिक रूप से क्या होगा और मानसिक रूप से क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहीं पर ना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मानकर चलिए हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो वहां पर हम शारीरिक रूप से नहीं लगा रहे हैं। वहां पर पैसा फिजिकली हम उसमें क्या, सॉरी, हाँ, उसमें हम क्या करें, पैसा बैंक से ट्रांजेक्शन किए, फिजिकली नहीं किए हैं। ठीक है, डिजिटली ट्रांजेक्शन किए हैं। फिजिकली का मतलब कि हम आपको कैश दे रहे हैं, और डिजिटली का मतलब कि गूगल पे, फोन पे, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना। ठीक है, तो हम ना वहां पर क्या किया, ट्रांसफर कर दिए। अब ट्रांसफर करने के बाद उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। अब हम चाह करके भी उसके शेयर को ना तो बढ़ा सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर को ना ही घटा सकते हैं। हम बस इंतजार इस चीज का करेंगे कि कब शेयर बढ़ेगा और कब शेयर घटेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा जो काम होगा वो मानसिक रूप से कार्य होगा। हमें पैसे लगाने हैं तो हम किस कंपनी पर अपना इन्वेस्टमेंट करें, हम किस कंपनी का शेयर खरीदें। ठीक है, कहां पर हम पैसे का इन्वेस्ट करें और इंप्लॉय रख करके उनसे काम करवाएं। ठीक है, काम करवाएं, करें नहीं, करें तो फिर हो गया वो का शारीरिक रूप से। यहां मानसिक रूप से कार्य होता है। दिमाग लग रहा है कि कहां पैसा लगेगा, कहां से पैसा आएगा, इन सब चीजों पर जो दिमाग लगाया जाता है ना, उसको कहा जाता है मानसिक रूप से कार्य करना। ठीक है, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने शारीरिक रूप से। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या शारीरिक मेहनत परिश्रम हो रहा है कि नहीं? तो हाथ पैर का मूवमेंट हो रहा है, इतना लेक्चर दे रहे हैं, इतना बता रहे हैं, तो शारीरिक रूप से भी हम आपके सामने मेहनत में लगे हुए हैं। साथ ही साथ मानसिक रूप से भी थोड़ा बहुत लगे ही हुए, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्लियर है? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर कैसे पारिश्रमिक मिलेगा? तो देखिए, जैसे भूमि का कोई पारिश्रमिक मिलता है किसी को लगान के रूप में। हम किसी के भूमि का ना लगान लेते हैं, अपने भूमि का किसी से हम लगान लेते हैं। ठीक है, दूसरा श्रम का पारिश्रमिक मिलता है, मजदूरी करके। कोई व्यक्ति हमारे खेत में आकर काम करता है, हमारे घर में आकर के काम करता है, जो मजदूर का कार्य करता है ना, तो उसको मजदूरी मिलता है। ठीक है, तो वो हो गया श्रम का पारिश्रमिक। ठीक है, पूंजी का पारिश्रमिक, हमारे पास पैसे थे, हमने उस पैसे को किसी को दिया कर्ज के रूप में, तो उससे हमें ब्याज तो मिल रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पूंजी का पारिश्रमिक। ठीक है, अगला था व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, जिसमें वेतन के रूप में मिलता है। ठीक है, तो कोई व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं महीना पर सैलरी पर और हमें वेतन प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला आता है उद्यमी का पारिश्रमिक। उद्यमी का पारिश्रमिक का मतलब बच्चों ये होता है कि बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बिजनेसेज हैं, वहां पर जो लाभ हानि होता है उसको कहा जाता है उद्यमी का पारिश्रमिक। क्लियर है? तो मुख्य रूप से हम 4-5 चीजों पर अभी चर्चा की है कि लगान के रूप में हमें भूमि से पारिश्रमिक मिलेगा, श्रम के रूप में हम मजदूरी करेंगे, तो पैसा अगर कहीं लगाए हुए हैं तो पूंजी का पारिश्रमिक कैसे मिला, उस पूंजी का क्या मिला पारिश्रमिक, हमको क्या फल हमको मिला। ठीक है, तो जो मेरे पास पूंजी था, जो पैसा था, वो किसी को कर्जा दिए हैं, वहां से हमें ब्याज की प्राप्ति होती है। क्लियर है? अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है, व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय, चाहे वो मुद्रा हो या वस्तु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आय ही कहलाएगा। यानी हम अगर बात करें प्यारे बच्चों इस आय की ना, तो आय आपकी मुद्रा तो होगी ही,
मुद्रा के साथ साथ कोई वस्तु भी हो सकता है। क्या जरूरी है हमेशा पैसे के बदले पैसे मिलेंगे? नहीं, पैसे के बदले ना कभी कभी घर मिलता है, कभी मोबाइल मिलता है, कभी कार मिलता है, कभी बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है, तो पैसे के बदले आपको कोई वस्तु भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपके मेहनत के बदले आपने बहुत अच्छा काम किया, लोग इतने प्रसन्न हुए कि बोले ले तुमको ना हम 1 कट्ठा जमीन दे दिए। ठीक है, कोई खुश होकर के बोले कि ले मेरा 2 BHK का घर बना हुआ है, उस 2 BHK के घर का हम तुमको ऑनर बना दिए। तो यहाँ जो आपको मिला पारिश्रमिक वो क्या था? वो पैसा नहीं था, वो वस्तु था, एक आपको घर मिला। ठीक है, कहीं अधिकतर तो आप जानते हैं कि पैसे ही मिलते हैं बहुत जगहों पर। ठीक है, जैसे मुझे पारिश्रमिक क्या मिलेगा? मैं इतना देर मेहनत कर रहा हूं आपके सामने, तो उसके बाद क्या मैं आपसे यूट्यूब पर पैसा तो नहीं मांग रहा हूं, तो मेरा पारिश्रमिक क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, सारे के सारे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़े क्लास में, रेगुलर क्लास करें, और उसके बदले में हमें क्या चाहिए? अगर आपकी इच्छा है तो एक प्यारा सा लाइक करिए, अगर नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या हो तो कमेंट करिए। मेरा पारिश्रमिक वही है कि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, प्रश्न पूछिए, ये मेरा पारिश्रमिक है। क्लियर है? चलिए, और डेली क्लास आइए, इससे ज्यादा पारिश्रमिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे परिश्रम का फल वही है कि आप रेगुलर क्लास जुड़े, और रेगुलर आप क्लास करके मुझे ना आप अपन मतलब आप अपना भी बेहतर करें और हमारा भी बेहतर करें। मुझे 450 का जो मैंने लक्ष्य बनाया है बच्चों, लक्ष्य 450 में, उस लक्ष्य को पूरा करने में मेरी मदद करें आप लोग। ठीक है, और एक बात आपको बता दें बच्चों, हम सब ये जानते हैं कि एक बात आप याद रखिए कि गरीब व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा बेचारा गरीब रहता है। क्यों गरीब गरीब ही क्यों रहता है? क्योंकि मानकर चलो अगर हम अमीर हैं तो हमारे पास पैसे हैं, हम अपने बच्चे को किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे, अच्छे विद्यालय में पढ़ा करके उसको डॉक्टर, इंजीनियर, अब बड़े बड़ा उद्योगपति यानी बिजनेसमैन बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम अमीर हैं तो हमारा बच्चा भी अमीर है। हम पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हम मानकर चलो कहीं के नेता हैं, ठीक है, कहीं के नेता है या किसी अच्छे पोस्ट पर हम कहीं मंत्री में हैं, ठीक है, तो हम अपने बच्चों को बेहतर परवरिश देंगे। लेकिन इसी स्थान पर अगर हम गरीब होते क्या गरीब है, ठीक है, मानकर चलो अगर हम गरीब हैं तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो भेज देंगे कि जाओ सरकारी स्कूल में पढ़ो, वहां पर खाना भी दे देगा एक टाइम का। ठीक है, तो हम बच्चों को भेजते हैं सरकारी स्कूल में। अब वो सरकारी स्कूल में जाएगा तो सरकारी स्कूल की बिहार की जो स्थिति है बच्चों, अन्य राज्य की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने राज्य की अगर हम बात करें तो हमारे बिहार की जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसमें हमें लग रहा है कि केवल भोज के लिए ही लोग जाते हैं कि भोज खाना है, एक आदमी का निमंत्रण है, जो पढ़ेगा वो खाएगा। ठीक है, तो लोग इसी के लिए अक्सर जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। एक मिशन दक्ष भी स्टार्ट हुआ था जिसमें राइटिंग लिखा करके छुट्टी दी जाती थी। खैर इन सब चीजों पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो तो सबके सामने में है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, उसके पीछे यही रीजन है। जब वो गरीब का बच्चा गया सरकारी स्कूल में पढ़ने, वहां पर पढ़ाई व्यवस्था अगर उसको अच्छा नहीं मिला तो क्या आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो वो क्या करेगा? जब अच्छे से नहीं पढ़ा ना, तो फिर जाकर के कहीं मजदूरी करेगा। जब मजदूरी करके वो चंद पैसे कमाएगा, महीने का 10,000 12,000 रुपये महीना कमा रहा है ना, तो फिर अपने बच्चे को उतना बेहतर नहीं पढ़ाएगा, उसके बच्चे भी सरकारी में ही पढ़ेंगे। तो ये जो कुचक्र है ना, गरीबी का कुचक्र इसको बोलते हैं, साइकिलिंग, कि एक गरीब, उसका पुत्र गरीब, फिर उसका पुत्र गरीब, फिर उसका पुत्र गरीब, फिर मतलब गरीब का गरीब, गरीब का गरीब, और यहाँ अमीर का अमीर, अमीर का जो अमीर है वो अमीर बनाते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इस कथन को ना एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है रैगनर नर्क्स। क्या नाम है उनका? रैगनर नर्क्स नाम है उनका। उन्होंने ही ये बात कहा है कि देखिए गरीबी ना गरीबी को जन्म देती है, और इसीलिए उन्होंने इसे गरीबी के कुचक्र के रूप में बताया कि गरीबी का कुचक्र बड़ी ही खराब कुचक्र है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ गरीबी के कुचक्र आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है? गरीबी के कुचक्र के बारे में किसने कहा है? गरीबी की कुचक्र, या किसने कहा है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है? कुचक्र लिखा गया, कुचक्र, ठीक है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। यह बात किसने कहा है? आप बिल्कुल नहीं कहिएगा कि आशीष सर कहें, क्योंकि हम नहीं, हम तो पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, किसने कहा? फिर अभी हम बोले हैं ना, किसका नाम कहोगे? आशीष सर कहे हैं क्या? नहीं, ये बात एक अर्थशास्त्री ने कहा है, जिनका उन अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो रैगनर नर्क्स नाम है उनका। नाम क्या है? रैगनर नर्क्स। लिख लो यहां पर, नर्क नहीं लिख देना, रैगनर नर्क्स इनका नाम है। ठीक है, इनका नाम क्या है बच्चों? तो रैगनर नर्क्स इनका नाम है। इन्होंने ही कहा था कि गरीबी गरीबी को क्या करता है? तो जन्म देता है। ठीक है, क्लियर है? तो अमीरी किसको जन्म देगा? अमीरी किसको जन्म देगा?
कमेंट करके बताइए आप लोग, अमीरी किस, जब गरीबी ने गरीबी को जन्म दिया तो अमीरी ने किसको जन्म दिया? तो आप कहिएगा सर सिंपल सा वे, अभी आपने बताया कि अमीर का बच्चा है अच्छे विद्यालय में पढ़ेगा तो अमीरी जन्म किसको देगा? अमीर को जन्म देगा। गरीबी जन्म किसको देगा? गरीब को जन्म देगा। चलिए इन तमाम चीजों को छोड़ते हुए हम अपने अगली टॉपिक की तरफ आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्या? टॉपिक का नाम है बिहार की आय। बड़ी दुख भरी कहानी है, बहुत ही दुख वाली बात है कि बिहार की आय की जब कभी भी बात होती है ना तो थोड़ा सा मन छोटा होता है लोगों का। क्यों? क्योंकि बहुत ही पिछड़े राज्य में हम लोग आते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति हो, हर चीज में पीछे। क्यों? क्योंकि हमारा राज्य गरीब है, और जब गरीब राज्य है तो किसको जन्म देगा? गरीबी को जन्म देगा। ये हम थोड़ी ही बोले हैं, कौन बोला है? एक महान अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या है? रैगनर नर्क्स नाम है। नर्क नहीं बोल देना, नर्क नहीं। और याद करने के लिए याद रखना कि किसने कहा है गरीबी गरीबी, और गरीबी से बड़ा नर्क तो सही में कुछ नहीं है। ठीक है, कि सड़क पर जब जाओगे ना तो गरीब देख करके लोग तुमको देख करके भी तुम पर हंसेगा। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आज तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपने आप को बदल सकते हो। कहावत है ना कि हर एक खानदान में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो अब गरीबी की जंजीर को तोड़ करके आगे बढ़ता है, और वो मुझे ना तुम लोगों में दिख रही है। ठीक है, वो मैं तुम लोगों को देख रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरा का पूरा विश्वास और भरोसा है कि तुम ही हो वो। ठीक है, चलिए चलिए अगर हम अपने बिहार की आय की बात करें, आय की बात तो होगी, लेकिन किसके आय की बात होगी अब? तो राज्य, यानी किस राज्य की? भाई औरों के राज्य की बात है, पहले अपने राज्य की बात करें कि बिहार की जो आय है, बिहार की जो हमारी आय है ना, इस बिहार के आय की अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि बिहार जो है ना अत्यंत गरीब एवं क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है। हमारा बिहार कैसा राज्य है? आप कहिएगा मेरे प्यारे सर, सॉरी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग भी प्यारे सर कहना। मेरे प्यारे सर हमारा जो बिहार है ना अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य है। और योजना आयोग ने मार्च 2009 की बात है, ये बात तब की है जब शायद आपका जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात नहीं, शायद सॉरी जन्म तो हो गया होगा 10th में हो तो। ठीक है, ये बात उस समय की है। योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए गए एक निर्धनता के अनुपात के आंकड़े के अनुसार कहा कि उड़ीसा के बाद अगर कोई गरीब, सबसे ज्यादा गरीब कोई राज्य है उड़ीसा के बाद, तो वो कौन है? बिहार है। अरे दुख की बात है, मैं तो हंस के पढ़ा रहा हूं, तुम लोग को मजा आ रहा है, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारा राज्य सबसे ज्यादा क्या है? पिछड़ा है। हम तो क्या कर सकते हैं इसमें? लेकिन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा परिवर्तन का मार्ग है। शिक्षा ही वो तरीका है जिससे, शिक्षा ही वो चीज है जिससे आप किसी भी चीज में परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने आप को आंकिए, आप वो इंसान हैं जो हर एक जंजीर को तोड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। आपके मन में होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे क्या सर फालतू की बातों में लगे हुए हैं, कम टू दी पॉइंट। आइए अपने पॉइंट की तरफ और चलते हैं अपने अगली टॉपिक की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों उड़ीसा के बाद, किस राज्य के बाद हमारा राज्य सर्वाधिक गरीब राज्य है? तो आपके मन में होना चाहिए उड़ीसा के बाद। ये बात कब की है? तो आप किसने कहा है? तो योजना आयोग ने निर्धनता का अनुपात निकाला था। और कब निकाला था? कल या परसों? तो ना कल निकाला था ना परसों निकाला था, वो निकाला था मार्च 2009 में। क्लियर है? और हाँ मेरे प्यारे बच्चों बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की 41.4%, कितनी प्रतिशत? 41.4, 41.4% आबादी जो है ना आज के समय में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। गरीबी रेखा के नीचे। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जल पी लेने दो। हाँ, गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने का मतलब यह हुआ कि बहुत ही ज्यादा उनके घर की प्रति व्यक्ति आय होगी। और मेरे भाई तुम बताओ प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? तो आप कहिएगा सर किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य देश के कुल आय में अगर हम वहां के जनसंख्या से भाग दे दें तो क्या निकलता है? तो आप कहिएगा साहब प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना अपने राज्य की बहुत ही कम है। और 41.4% आबादी, कितना प्रतिशत? तो 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। समझे? बिहार राज्य की बात करें तो इसके प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण देश भर में, पूरे देश भर में सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम है। क्लियर है? और अगर हम बात करें देश के आय निर्धारक की, देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था, जिस संस्था का नाम है मेरे भाई डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एवं
उसी एंड स्टैटिक्स कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स उसका पूरा नाम है। और बच्चों एक पॉइंट याद रखिएगा आप मेरे प्यारे भाई कि निदेशालय के अनुसार 2008 और 9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपया थी, भारत की प्रति व्यक्ति आय ना 2008 और 9 में 25,494 रुपए हैं। जब 2008-9 में देखा गया, ये बात है 2008 और 2009 की, जब पता किया गया कि हमारे बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें कि हमारे भारत में, राज्य नहीं अगर राज्य बोले हैं तो माफी चाहते हैं, भारत के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2008 और 9 में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 25,494 रुपए थी। कितनी थी, 25,494 रुपए थी। जबकि बिहार के प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें 2005 और 6 में एक गणना हुआ था। वो गणना कब हुआ था, तो 2005 और 6 में एक गणना हुआ था। उस गणना के अनुसार देखा गया तो हमारे राज्य जो है बिहार राज्य, इसका प्रति व्यक्ति आय मात्र कितना है जानते हो, 6610 रुपया। मात्र हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मेरे भाई 5 और 6 में मात्र 6610 रुपए था। सोचो कितने दुख की बात है। जहां पर लोग 25,494 रुपया कमाते थे, हम केवल 6,000 कमाते थे। सीधे हमसे 4 गुना ज्यादा कोई अगर अर्न कर रहा है तो स्वाभाविक है कि हमसे वो आगे होगा। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। बिहार में कुल कितने जिले हैं जल्दी से बताइए। तो बच्चों अगर हम बात करें बिहार के कुल जिलों की ना, तो बिहार में हमारे कुल मिलाकर के 38 जिले हैं। और उस 38 जिले में बात करें तो कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। 1 मिनट मेरे भाई, हम अगर बात करें ना बिहार के कुल जिलों की, तो कुल हमारे बिहार में ना 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और इस 38 जिलों की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो इस 38 जिलों में ना सबसे अमीर, सबसे रिच, सबसे धनी है पटना। सबसे अमीर कौन है, हमारा जो बिहार का राजधानी है पटना, वो सबसे अमीर जिला है। और सबसे गरीब जिला कौन है, सबसे कम आय वाला जिला कौन है, तो वो है शिवहर। नहीं, हमारा तो सीतामढ़ी है, ठीक है। सीतामढ़ी उतना भी गरीब नहीं है, ठीक है। शिवहर जिला क्या है, ज्यादा गरीब है, ठीक है। खैर हंसे नहीं रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अब धीरे धीरे तो हर जगह विकास हो रहा है, चलिए खुशी की बात है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों, कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है। हमारा राज्य तो है कम वाला, हम समझ गए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला, कि एक आदमी का सबसे ज्यादा इनकम किस राज्य में होता है, तो सबसे ज्यादा आय वाला राज्य है गोवा हमारा। सबसे ज्यादा राज्य वाला आय वाला राज्य कौन है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे गोवा है सर जी, क्या है, गोवा है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपको कि बिहार के आय के ऊपर में, यानी राज्य के आय के ऊपर में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ अब आपकी नहीं रह गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम बात करें अगली टॉपिक की ओर। अगला, 1 मिनट मेरे भाई, अगला जो हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम क्या है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। देखो, अगर पढ़ाने का अंदाज और पढ़ाने का तरीका और पढ़ाई आपके पूरी की पूरी डायरेक्टली दिमाग में सेट हो रही है, यानी कि आपको क्लास में मजा आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है कि चलिए सर नींद आ रहा है, क्लास में बोर हो गए, अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है ना, तो फटाक से क्या करना है, कमेंट करना है कि जी सर गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें भ्राताश्री, तो राष्ट्रीय आय में कह रहा है कि एक सिंपल सी बात कि राष्ट्रीय आय से आप समझते क्या है। अगर आपको कोई कहे तो हम कहेंगे कि किसी भी देश में, ठीक है, एक साल में, वर्ष भर में जितनी आय अर्जित की जाती है ना, किसी भी देश में, अब आय आएगी कहां से, भौतिक अभौतिक बहुत सारे कार्य हैं। आप कहेंगे सर भौतिक तो समझ में आता है, अभौतिक क्या होता है, भौतिक मतलब लोहा, टीना, पत्थर, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, इन तमाम चीजों से जो आय आता है बड़ी बड़ी कंपनियों से। अभौतिक क्या होता है, अभौतिक जिसको हम छू नहीं सकते, यानी सॉफ्टवेयर वगैरह से जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जो सर्विस प्रोवाइडिंग करती है, उससे भी तो हमारे देश को आय प्राप्त होता है ना। आप बिल्कुल, तो जो भौतिक अभौतिक तरीकों से जो भी हमारे देश में आय प्राप्त होता है, उसी आय को, एक वर्ष में प्राप्त हुए आय के कुल मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर जी हम कहते हैं
राष्ट्रीय आय, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। क्लियर है। चलिए अब हमारा जो पॉइंट है राष्ट्रीय आय के बाद हम बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय में भी शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर तो निष्कर्ष ये निकला था कि देश भर के आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, अर्जित आय को। लेकिन क्या उस आय को प्राप्त करने में खर्चा नहीं लगा होगा? तो जो उत्पादन के क्रम में जो खर्च हुआ है उस खर्च को घटा दीजिए, उसके बाद जो आपका मुनाफा बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे बच्चे मान करके चलो कोई व्यक्ति नाश्ता का दुकान ओपन किया, किसी व्यक्ति ने क्या किया, नाश्ता का दुकान ओपन किया, और यह जो है ना एक प्लेट नाश्ता का, ये किसी का नाश्ता का दुकान है और यह इसने क्या किया, एक प्लेट नाश्ता कुछ अगर ये बना रहा है, ठीक है, चाहे वो जो भी, हाँ समोसा लिट्टी कुछ भी बना रहा है, ठीक है ना, और एक प्लेट नाश्ता का इसमें खर्चा जो कहोगे, खर्चा पड़ रहा है 10 रुपए। एक प्लेट नाश्ता की खर्च कितनी है, पूंजी कितना लगा एक प्लेट नाश्ता में? तो आप कहिएगा सर 10 रुपए की खर्च है, ठीक है। अब 10 रुपए तो ये खर्चा किया, तो क्या ये 10 रुपए में बेचेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसने इस नाश्ता को बेचा कितने में पता है आपको? यह नाश्ता ये बेच रहा है मेरे बच्चे 20 रुपए में। देखो डबल कमा रहा है बेचारा, क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं, लूट ही तो मचा हुआ है। 10 रुपए का नाश्ता इसने बेचा 20 रुपए में, ठीक है। अब इसने दिन भर में मेरे बच्चे 100 प्लेट नाश्ता बेच दिया। दिन भर में इसने कितना प्लेट नाश्ता बेचा? आप कहिएगा सर 100 प्लेट नाश्ता बिका है, 100 प्लेट। तो बताइए कुल ये कितना पैसा कमाया है? तो आप कहिएगा सर 20 रुपए प्लेट था तो 100 गुने 20, यानी इसकी जो इनकम हुई वो कितनी हुई? तो देखिए 2 में 1 से गुना के 2, यानी कि कुल मिला करके 2000 रुपए का ये फायदा किया है, मतलब 2000 रुपए कमाया है। तो क्या 2000 इसकी फायदा 2000 का हुआ है, कमाई 2000, आय आया है 2000, इनकम हुआ है 2000। लेकिन नेट इनकम की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे कि आखिर इसमें से इसकी कमाई कितनी हुई, इसमें बचत कितनी, क्योंकि पूंजी भी तो लगा है ना। आप कहिएगा बिल्कुल, तो 10 रुपए तो उसका खुद का पूंजी था, तो इसने कमाया कितना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए गौर से, ये डबल है, यानी ये कमाया कितना है, एक प्लेट पर कितना रुपया कमा रहा है, 10 रुपया। तो 20 प्लेट पर कितना रुपया कमाएगा, जल्दी बताइए, 20 प्लेट पर कितना रुपया कमाएगा? एक, अच्छा कहीं गलती हुआ है क्या? अच्छा सॉरी 20 प्लेट थोड़ी है, एक प्लेट पर ये कमाया 10 रुपया। तो बताइए 100 प्लेट पर कितना रुपया कमाएगा? आप कहिएगा सर 100 प्लेट पर ये कमाएगा 1000 रुपया। 100 प्लेट पर ये कितना कमाएगा? 1000 रुपया। अर्थात मेरे प्यारे बच्चे, यही तो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि शुद्ध अगर हम बात करें आय की, तो शुद्ध आय हमारे देश में वो होगा जो इसके पूंजी को काट करके हटा देगा, और जो बचा प्रॉफिट वो उसका शुद्ध आय होगा। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप हमें बताइए, ठीक है, क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए यहां तक किसी प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की, तो कह रहा है राष्ट्रीय आय के धारणा की बात करें तो इसके धारणा को ना निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है, यानी हम निम्नलिखित अलग अलग रूपों में अपने राष्ट्रीय आय को क्या कर सकते हैं,